हेलो फ्रेंड्स, आज के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ आईपीई ग्लोबल टू कमिट 150 मिलियन लोन टू हेल्थ केयर सेक्टर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र को 150 मिलियन का ऋण प्रदान देने के लिए किस बैंक ने आईपीई ग्लोबल के साथ भागीदारी की है। तो हमारा आंसर बनेगा एक्सिस बैंक ने ऐसा किया हुआ है। समृद्ध योजना एक होता है, समृद्ध प्रोजेक्ट होता है, जिसके तहत आईपी ग्लोबल के साथ मिल करके इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ प्रोफेशनल इंटरप्राइजेज बोलते हैं इसको, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका 1998 में इसका एक फाउंडेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलता है न्यू दिल्ली में, आपका मिलेगा न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर मिलता है। और एक समृद्ध प्रोजेक्ट है जिसके तहत क्या किया जाता है, आपका जो भी हमारा हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर को कैसे आसान बनाया जा सके, अफोर्डेबल प्राइस पे हम बेटर ट्रीटमेंट ले सके, इन सारी चीज़ों पे समृद्ध वर्क करता है। तो एक्सिस बैंक ने समृद्ध योजना के माध्यम से 150 मिलियन तक की किफ़ायती वित्त प्रदान करके भारत के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए आईपीई ग्लोबल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। आईपी क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ प्रोफेशनल इंटरप्राइजेज। ये टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करता है किसी भी, यहाँ पे अगर यहाँ पे समृद्ध योजना के तहत जुड़ा है तो उसको टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करेगा, इनोवेटिव आइडियाज़ देगा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बेहतर करने की कोशिश किया जाएगा। जैसे बहुत सारा हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होते, बेड सही नहीं है, या फिर और भी सारी जो फैसिलिटी नहीं अवेलेबल हो पाती, तो इन सारी चीज़ों पे ये ध्यान दिया जाएगा। तो एक्सिस बैंक ने आईपीई ग्लोबल के साथ मिल करके समृद्ध योजना के तहत 150 मिलियन का एक लोन प्रोवाइड कराएगा, ताकि हमारा जो स्वास्थ्य संबंधी का जो बुनियादी ढांचा है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूत बनाया जा सके। इसमें आपका यूएसएआईडी भी शामिल है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, ये और आईआईटी दिल्ली भी, ये दोनों कोलाबोरेशंस करके यहाँ पे ये काम करेंगे। और एक्सिस बैंक इसको क्या करेगा, एक स्पॉन्सर करेगा, सपोर्ट करेगा 150 मिलियन के अमाउंट से। समृद्ध का यहाँ पे फुल फॉर्म दे रखा है सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट एंड रिसोर्स फॉर इनोवेटिव डिलीवरी फॉर हेल्थ केयर। बेसिकली पूरा स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग के लेकर के ये काम करता है। ऑलराइट, तो एक्सिस बैंक हमारा आंसर होगा। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? आंसर हमारा बनेगा विद्या बालन जी को बनाया गया है। इसका भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस कंपनी है भारतीय ग्रुप की, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर को विद्या बालन को बनाया गया है। इसके अगर एमडी सीईओ की बात करें भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के, तो अभी कौन है? पराग राजा है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कब फाउंड हुआ था? 2007 में इसका फाउंडेशन हुआ था। और इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? भारतीय इंटरप्राइजेस है। तो हमारा भारतीय एक्सा ने विद्या बालन जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। नेक्स्ट है हमारा हु हैज़ रिजाइंड फ्रॉम एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से किसने इस्तीफा दे दिया है? आंसर हमारा बनेगा अमन लेखी जी ने। भारत के जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं उनके पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। रीजन यहाँ पे पूरा स्पष्ट नहीं बताया गया है। ये अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया है। 4 मार्च 2022 को तत्काल प्रभाव से सर्वोच्च न्यायालय उनके इस्तीफे के कारण अभी स्पष्ट नहीं किया है कि इनका रेजिग्नेशन देने के पीछे बेसिक वजह क्या है। इनको 2018 में, मार्च 2018 में एएसजी डेट मीन्स एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था और 1 जुलाई 2020 से फिर से नियुक्त किया गया था। वो 30 जून 2023 तक रहने वाले थे, लेकिन इन्होंने अभी क्या कर दिया है? रिजाइन कर दिया है। ये जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं, जिसको एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं, भारत सरकार का तीसरा रैंकिंग का वकील माना जाता है। तो बहुत बड़े ये लेवल के एक रैंक होता है। अगर वकील की बात की जाए तो तीसरे नंबर पे आता है। तो इन्होंने, अमन लेखी जी हैं, इन्होंने अभी रिजाइन कर दिया है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से। पहले देखते हैं सबसे टॉप, भारत सरकार का सबसे टॉप वकील एक तरह से देखें तो, जो हमारे जितनी भी सारी हमारे पास स्कीम्स आती हैं, कोई भी कानून में संशोधन होता है, जैसे धारा 370 थी, या फिर बहुत सारी चीज़ों जो कि बहुत बड़ा जो वर्डिक्ट लेना होता है, तो
कानूनी तरह से एक सरकार को, हमारे नेता लोगों को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी मदद करते हैं। तो ये सबसे टॉप नंबर 1 के ये भारत सरकार के वकील होते हैं, जो कि कानूनी सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं हमारे जो नेता लीडर्स लोगों को वहीं करते हैं। जितनी हम लोग पॉलिसी कानून जितना सारा देखते हैं, सब लोग में इन्हीं लोगों का सबसे प्रायोरिटी होता है इनके एडवाइस का। सेकंड पे आता है, ये बहुत बड़ा पद है, तो इनको एक तरह से असिस्ट करने के लिए इनसे जस्ट नीचे का एक पद होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल, और इसके जस्ट नीचे आएंगे तो एक होता है, इनको भी असिस्ट करने के लिए बनाया जाता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो यहाँ पे वही बात यहाँ पे लिखा गया था कि भारत सरकार का तीसरा रैंकिंग का ये वकील माना जाता है, किसको, ASG मतलब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जिसको बोलते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे अटॉर्नी जनरल, सेकंड पे सॉलिसिटर जनरल, और थर्ड पे आते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच मिनिस्ट्री हैज इनॉग्रेटेड स्वच्छाग्रह। स्वच्छाग्रह का उद्घाटन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो कौन मंत्रालय किया है? कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। करें कि सुलभ इंटरनेशनल के साथ संस्कृति मंत्रालय ने, मतलब हमारा कल्चर मिनिस्ट्री और सुलभ इंटरनेशनल, ये दोनों कोलाबोरेट करके, दोनों मिल करके स्वच्छाग्रह नाम का एक लॉन्च किया है, इनके द्वारा शुभारंभ किया गया है। यह जन जागरूकता को प्रोत्साहित करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। जो हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हर लोगों में एक पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मनाया जा रहा है। यह 2 सत्रों में आयोजित किया जाएगा, और जो नए विचारों में, नए विचार को लेकर के हम कैसे स्वच्छ रह सके, कैसे हर जगह साफ सफाई रह सके, तो एक आइडियाज़ पे भी बात किया जाएगा। इसमें 2 सत्र में हुआ, जिसमें शामकालीन जो सत्र हुआ था उसका थीम था एक शाम सूर ताल और स्वच्छता के नाम, ये इसका थीम था, एक शाम सूर ताल और स्वच्छता के नाम। ये जो शाम वाला जो एक सत्र था उसका ये थीम रखा गया था। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? हमारे विजय गोयल जी थे। तो स्वच्छाग्रह किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च हुआ है? कल्चर मिनिस्ट्री के साथ। किसके साथ मतलब कोलाबोरेशन करके? सुलभ इंटरनेशनल के साथ कोलाबोरेशन करके इन्होंने मनाया है। तो हमारा ये रहा स्वच्छाग्रह। नेक्स्ट हमारा, हु हैज़ इनॉग्रेटेड दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी। दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया है? तो आंसर हमारा बनेगा मनीष सिसोदिया। हमारा दिल्ली के ये क्या है? उप मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री भी यही हैं। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली का जो शिक्षक विश्वविद्यालय है उसका उद्घाटन किए हैं। यह विश्वविद्यालय में क्या होगा? BA, B.Ed, BSc आदि कार्यक्रमों का यहाँ पे पढ़ाई किया जाएगा, पेशकश है इसमें। इसका परिसर राष्ट्रीय राजधानी के मुख्यमंत्री नगर क्षेत्र में आउट्रॉम लेन में स्थित है, तो मुखर्जी नगर के आसपास ये बनेगा। क्लास 12 के बाद एक नए ज़माने की एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम की पेशकश करेगा। एक मॉडर्न एजुकेशन, या फिर बोल सकते हैं जो हायर एजुकेशन 12 के बाद जो भी हम करेंगे तो वहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था रही जाएगी। यह सहयोग शिक्षा में मौलिक और अनुप्रयुक्त अनुशासन पर भी ध्यान देगा। जो हमारा फंडामेंटल चीज़ें हैं और जो डिसिप्लिन बोल सकते हैं, उन सारी चीज़ों को भी ये हमारा ध्यान रखेगा। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? आपका आंसर बनेगा दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री और जो शिक्षा मंत्री भी हैं मनीष सिसोदिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ जेट एयरवेज। जेट एयरवेज के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हमारा बनेगा संजीव कपूर जी को बनाया गया है जेट एयरवेज का CEO। संजीव कपूर को जेट एयरवेज का मुख्य अधिकारी, जो CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। 4 अप्रैल 2022 से ये कार्यरत हो जाएंगे। इससे पहले ओबेरॉय होटल्स के अध्यक्ष थे, मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में भी काम कर चुके थे। स्पाइस जेट और विस्तारा भी एक एयरलाइन से मुख्य रणनीति और वाणिज्यिक अधिकारी के अलावा वो श्रीलंका की जो एयरलाइंस है उसके भी पूर्व CEO वगैरह रह चुके हैं, वित्तीय अधिकारी के रूप में रह चुके हैं। तो ये बना दिया गया, इनको जेट एयरवेज का CEO बना दिया गया। जालान कॉलरॉक कंसोर्टियम, ये क्या है? जेट एयर के नए प्रोमोटर होंगे, इसको प्रमोट करेंगे। इन सारी जो भी जेट एयर की जो फैसिलिटी या फिर जो भी चीज़ें होंगी वो प्रमोट करेंगे कौन? जालान कॉलरॉक कंसोर्टियम के द्वारा किया जाएगा। अगर जेट एयरवेज का मुख्यालय की बात करें तो हमारा इसका मुख्यालय मिलता है मुंबई में। ये रहे हमारे संजीव कपूर जी, इन्हीं को क्या बनाया गया? जेट एयरवेज का CEO बनाया गया है। नेक्स्ट है, विच इंडस्ट्री हैज़ ओपनड कंट्रीज लार्जेस्ट बीज कॉमर्स हब इन मुंबई। किस उद्योग के द्वारा मुंबई में देश का सबसे बड़ा बीज कॉमर्स हब क्या खोला गया है? आंसर हमारा क्या बनेगा?
रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी, एक तरह से बोल सकते हैं कि कॉमर्स हब है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे किया जाएगा। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री ने भारत का सबसे बड़ा, तो भारत का सबसे बड़ा व्यापार, वाणिज्य और सांस्कृतिक गंतव्य द जियो वर्ल्ड सेंटर के नाम से खोला जाएगा। यहाँ पे म्यूजिक को लेकर के, आपका बिजनेस को लेकर के, ये सारी चीज़ों का, कल्चरल प्रोग्राम्स को लेकर के यहाँ पे किया गया है। तो बहुत सारी यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। यह मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 18.5 एकड़ में फैला हुआ होगा। शुरुआती लॉन्च में धीरूभाई अंबानी स्क्वायर्स म्यूजिकल फाउंडेशन, इन सारी चीज़ों से एक किया जाएगा। संस्कृति केंद्र होगा, कल्चरल सेंटर होगा, संगीत में फव्वारा, यहाँ पे संगीत वगैरह का हर चीज़, स्पोर्ट्स से लेकर के, कल्चर से लेकर के, म्यूजिक से लेकर के हर चीज़ यहाँ पे शामिल किया गया है। कैफ़े होगा, एकदम बढ़िया रेस्टोरेंट होगा। तो ये यहाँ पे हर चीज़ का यहाँ पे मिक्सअप यहाँ पे है। तो इसको क्या नाम दिया गया है? कॉमर्स हब, सबसे बड़ा बीज कॉमर्स हब बोला गया है। किसके द्वारा ओपन किया गया? रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा। नाम क्या रखा गया? द जियो वर्ल्ड सेंटर। नेक्स्ट हमारा, विच मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हैज़ लॉन्च नारी शक्ति? पूर्वोत्तर क्षेत्र के किस मंत्रालय ने नारी शक्ति लॉन्च की है? आंसर बनेगा मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। वहाँ की जो विकास मंत्रालय है उसके द्वारा नॉर्थ ईस्ट में नारी शक्ति नाम का एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा? पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होगी 8 मार्च को आने वाला है। इससे पहले इस नारी शक्ति को इसका क्या शुरुआत किया गया है। महिलाओं के असाधारण प्रयासों को मान्यता देने के लिए यह 1 सप्ताह चलने वाला अभियान है। जो भी वहाँ की नॉर्थ ईस्ट में जो लेडी हैं, महिलाएं लोग हैं, उनके द्वारा जो एक आउटस्टैंडिंग काम किया गया है, उनको और उसको उजागर करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये सारी चीज़ें करी जाएंगी। तो नाम क्या होगा इस इस प्रोग्राम का क्या नाम रखा गया है? नारी शक्ति रखा गया है। आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन के मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट के द्वारा ये इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 1 हफ्ते चलने वाला ये अभियान है, कैंपेगन है। तो ये रहा कुछ। किस विभाग के लिए भारत सरकार के आधुनिकीकरण योजना 4 को मंजूरी दी है? यहाँ पे फॉर विच डिपार्टमेंट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड मॉडर्नाइजेशन प्लान 4? तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या बनेगा? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसको CAPFS बोलते हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन प्लान 4 को क्या किया गया है? उसको अप्रूव कर दिया गया है कि इसको और आगे कंटिन्यू किया जाए। सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, जिसको CAPF बोलते हैं, के आधुनिकीकरण योजना 4 योजना की मंजूरी दे दी है। ये 31 मार्च 2026 तक ये चलेगा। मतलब पहले योजना 3 था, प्लान 3 था, इसी को कंटिन्यू करके ये 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया। यहाँ पे लागत दे रखा है 1523 करोड़ है। इसमें क्या किया जाता है? यह गृह मंत्रालय के द्वारा लागू होता है। इसके अनुसार इसका लक्ष्य क्या होता है कि हमारी जो ये सुरक्षा, केंद्रीय सुरक्षा पुलिस हैं, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, उनको मॉडर्न तरीके का क्या वेपन्स मिल सके, आधुनिक हथियार, और भी जो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का उसमें वेपन्स को शामिल किया जाए और इनको जो सेंट्रल आर्म पुलिस हो उनको दिया जाए। तो ये हमारा क्या होगा? मॉडर्नाइजेशन प्लान किसके लिए लॉन्च किया गया है? किसको आगे कंटिन्यू करेगा? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए यहाँ पे किया जाएगा। ये बढ़ा करके कब तक कर दिया गया है? 31 मार्च 2026 तक। ये 4था प्लान के अकॉर्डिंग होगा। में एम क्या होगा? आधुनिक हथियारों से लैस करना। नेक्स्ट हमारा, हीरो मोटर्स नेम्ड न्यू EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ब्रांड वीदा 2022। जो हमारा हीरो मोटर क्रॉप है उसने एक नया ब्रांड को लॉन्च किया है। हीरो मोटर्स तो है ही, उसके अलावा उन्होंने एक नया ब्रांडिंग नेम को पब्लिकली डिस्क्लोज किया है। उसका नाम क्या रखा गया है? वीदा 2022। एक इलेक्ट्रिकल स्कूटर बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर है, तो उसके द्वारा किया जाएगा। तो वीदा मीन्स क्या होता है? लाइफ। तो ये किसके द्वारा किया गया है? अभी जो डॉक्टर पवन मुंजाल है, चेयरमैन एंड CEO हीरो मोटोक्रॉप्स के CEO है, क्या नाम है इनका? पवन मुंजाल जी, जो कि 3 मार्च को इन्होंने दुबई में इन्होंने क्या किया? एक डिस्क्लोज किया कि हम एक नया ब्रांड का नाम रख रहे हैं, वीदा, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होगा। तो यहाँ पे ये किया जाएगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल अंडर वीदा ब्रांड विल बी ऑफिशियली अनवेल्ड ऑन जुलाई 1, 2022। 1 जुलाई 2022 को ये ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा, अनवेल्ड किया जाएगा। टू कोइंसाइड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर ब्रिज मोहन लाल, जो
हीरो मोटर क्रॉप्स के जो एक फाउंडर मतलब बोल सकते हैं चेयरमैन थे, उनके जन्मदिन पे, बर्थ एनिवर्सरी पे, यानी 1 जुलाई को आती है, उसी दिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो नया ब्रांड वीदा है उसको लॉन्च किया जाएगा, पब्लिकली सबको डिस्क्लोज किया जाएगा। हीरो मोटर्स का हेडक्वार्टर्स हमारा न्यू दिल्ली में मिलता है। फाउंडर कौन थे इसके? ब्रिज मोहन लाल मुंजाल जी थे। और कब फाउंडेशन हुआ था? 19 जनवरी 1984 को हुआ था, देहरादून में इसका हुआ था फाउंडेशन। ये रहा यहाँ पे हीरो मोटर क्रॉप्स न्यू, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ब्रांड वीदा, वीदा नाम है इनका, ये हीरो है और ये वीदा, ठीक है। तो क्या है, इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा, ये पवन मुंजाल जी हैं। तो यहाँ पे एक न्यूज़ सामने आ रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।